Bihar elections, as we know, are coming up. And among the subjects that is going to come up for discussion is the state of corruption in Bihar. This time it appears that Prashant Kishore has shot the first shot and corruption is already in the news. So let's talk a bit about that and its impact on elections. धन्यवाद दोराब। इम्पैक्ट जहां तक बात करें तो अभी तो खासकर प्रशांत किशोर ने जब से बिहार के 3 वरिष्ठ मंत्रियों, नीतीश मंत्रिमंडल के 3 वरिष्ठ मंत्रियों, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और नीतीश के करीबी अशोक चौधरी जो कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ में जब से चार्जेस लगाए हैं, तो ये हम पहली बार देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति में लोग भ्रष्टाचार की 90s की डिकेड के बाद 90s में अगर आपको याद हो तो 96, 98, 99 में चारा घोटाला, बॉर्डर स्कैम एक बड़ा मुद्दा बना था। हालांकि बीजेपी उसे चुनाव में यूज करने में या चुनाव में उसे मुद्दा बनाने से बचती थी क्योंकि उसका एक काउंटर पोलराइजेशन होता था। लेकिन अभी हम 30 सालों से बिहार की राजनीति को जो कवर कर रहे हैं, हम पहली बार देख रहे हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं उनमें एक फियर साइकोसिस है। सबको लग रहा है कि हम अगली बारी मेरी तो नहीं आने वाली है। दूसरी बात यह है कि जो 2 बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री हैं, सम्राट चौधरी और मंगल पांडे, बीजेपी अमूमन आप देखते होंगे कि उनके पास जो एक पार्टी की जो उनका वॉर रूम है या जो उनका एक प्रवक्ताओं की फौज है, वो सबका जवाब देती है। लेकिन हम पहली बार देख रहे हैं कि जिस प्रकार से जवाब दिया जाना चाहिए था, जवाब देने Let से us first पार्टी talk के about नेता और how पार्टी के what प्रवक्ता Prashant बच रहे हैं। Kishore's allegations are, and then we'll see what the impact of those allegations will be. What are his allegations? देखिए दोराब, जहां तक अशोक चौधरी के खिलाफ में आरोप का सवाल है, तो उन्होंने कहा है कि अभी तक उनके पास जो कागजात हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उससे लगता है कि उन्होंने 200 करोड़ का जमीन का घोटाला किया है, यानी कि जमीन की खरीद बिक्री की है, पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है। हालांकि उसमें उन्होंने कहा है कि एक ट्रस्ट जो कि अशोक चौधरी के उनके रिलेटिव का ट्रस्ट है, उससे ये सारा कुछ लेन देन हुआ है। लेकिन अशोक चौधरी इसके जवाब देने के बजाय उन्होंने प्रशांत किशोर के खिलाफ 100 करोड़ का डिफेमेशन का नोटिस दिया, जिस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि ठीक है, आप 100 करोड़ का डिफेमेशन का एक और नोटिस तैयार रखिए क्योंकि आपके खिलाफ हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी देने वाले हैं। Prashant Kishore, जहां तक but Mahesh, the defamation notice will come up for hearing in 20 years' time. In the meantime, what is happening in the public sphere, in social media, in the press? Who's covering it and how well is it being covered? And is he going to derive any benefit from it? Prashant Kishore. देखिए दोराब, परसेप्शन के मामले में प्रशांत किशोर ने बीजेपी हो या जेडीयू हो, दोनों को परसेप्शन में डैमेज किया है। दोनों पार्टियों के नेता डिफेंसिव हैं, जवाब देने से बच रहे हैं। जहां तक चुनाव में इसका क्या असर होगा, क्या प्रशांत किशोर को जो ये एक एज प्राप्त है, इसको क्या वो वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे, ये देखना बाकी है क्योंकि ये तो चुनाव के समय ही पता चल जाएगा या चुनाव के परिणाम के बाद। लेकिन आज की तारीख में अगर प्रशांत किशोर ने अगले 10 दिनों के अंदर और भी सारे डिस्क्लोजर्स दिए, अगर मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ा, जिसकी संभावना काफी दिख रही है, वैसे में आप कह सकते हैं कि करप्शन बिहार में एक मुद्दा इस चुनाव में रहेगा। But don't forget that the hangover of the Chara Ghotala still hangs over the RJD. Now, Prashant Kishore has raised the issue vis-a-vis the BJP. So the question is, as Pranay often says, between a chore and a pickpocket, who do you choose? It's an important issue. Will Prashant Kishore hurt one party or the other, or is he going to hurt both parties? Because both parties and both fronts in Bihar are seen as corrupt. Nobody is whiter than milk. देखिए, आज तक जब भी भ्रष्टाचार करप्शन की बात होती थी, खासकर आरजेडी के द्वारा, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी उठाते थे, तो एनडीए का जो कोर वोट बैंक है वो कहता था कि आपको कम से कम ये बात कहने की आपको राइट नहीं है क्योंकि आपके समय में कई सारे घोटाले हुए, यानी कि आपको जब सरकार में भी मौका मिला तो आपके मंत्रियों का कंडक्ट जो है कहीं ना कहीं हमें इंस्पायर्ड नहीं करता है। भले ही तेजस्वी यादव उसके एक्सेप्शन कुछ मामलों में रहे हो, जहां तक टीचर्स रिक्रूटमेंट वगैरह का सवाल है, उसमें कोई धांधली की एक भी शिकायत नहीं आई।
लेकिन दोराब ये पहली बार मैं कह रहा हूं कि बिहार की राजनीति में एनडीए के नेताओं के खिलाफ इतने सीरियस करप्शन चार्जेस लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि करप्शन चार्जेस लगना आसान है, लगाना आसान है, लेकिन जो सरकार में रहने, केंद्र और राज्य में सरकार में रहने के बावजूद वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूं। बिहार में हाल के दिनों में करप्शन के जो मामले हुए दोराव, उसमें ईडी के रेड्स हुए। बिहार में एक एक ऑफिसर के घर में 9 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ रुपए नोट जलाने की घटना हुई। लेकिन ईडी ने उन सभी मामलों में कहीं ना कहीं सॉफ्ट पैडल किया, क्योंकि उनको ये मैसेज कन्वे किया गया कि अगर आप ज्यादा एक्शन लेंगे तो चुनाव में उसका हमें खामियाजा उठाना पड़ सकता है। लेकिन ईडी सीबीआई की जांच या इनकम टैक्स की जांच को भले ही एनडीए के नेताओं ने रुकवा दिया हो, प्रशांत किशोर के चार्जेस को वो कहीं ना कहीं ठीक से आप कह सकते हैं कि फेस नहीं कर पा रहे हैं। और इसके कारण जो है एक जनता में परसेप्शन बनती जा रही है कि नीतीश कुमार भले ही ईमानदार हों, लेकिन उनके मंत्रिमंडल के जो सहयोगी हैं, जो मंत्री हैं, Manish, वो the कहीं ना question कहीं is, भ्रष्ट कामों में। you made alleged corruption, you have shown the documents. How does this information reach the rural voter? Who's going to determine the fate of the government? It's not the well-read people who are going to determine the fate of this government. It's going to be the rural female voter probably, because there are more women voters in Bihar than elsewhere. So how will they get the दोराब मैं message आपको through? बता दूं, दोराब फीमेल वोटर बिहार में मेल से ज्यादा नहीं है, लेकिन उनकी पोलिंग They're इसलिए not ज्यादा ज्यादा होती है क्योंकि मेल का माइग्रेशन ज्यादा Correct, यहाँ से ज्यादा होता है। correct. लेकिन जहां तक आपको मैं बता दूं कि चारा घोटाले में जो खबरें होती थी वो अखबारों से पहुंचती थी। भले ही आज अखबार जो है एक तरह से ज्यादा एक्सपोजे नहीं कर रहे हो, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम के जमाने में जो मैसेज है वो लास्ट माइल वोटर या गांव का जो वोटर है वो भी रील्स देख रहा होता है, वो भी प्रशांत किशोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस या उसके एक्सेप्ट्स देख रहा होता है। और वो क्लिप्स काफी वायरल होती हैं, जिसमें अलग अलग तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो उनका जो स्प्रेड है या उनका इम्पैक्ट है वो काफी रूरल एरियाज में है। खासकर बिहार में जब आप ट्रैवल भी करेंगे तो उनकी उनका आप देखेंगे कि उनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है, उनकी रीच काफी ज्यादा है, जिसके कारण कोई भी बात जो है वो रियल टाइम में उनके Manish, पास पहुंच if you जाती है। look at the Ghautala against Lalu Prasad Yadav, that took 4 or 5 years before the election came. There was enough time to spread it across. While here, Prashant Kishore has probably 2 or 3 months in which to get it across and to convince people that he, a new party, is worth getting the votes. So my question is, will he get votes or will he divert votes from one party to the other? Or will he get some votes himself as a result of these allegations? देखिए दोराब, निश्चित रूप से मैं जैसे आपको बताऊं कि चारा घोटाले में एक आयरनी ये थी कि बीजेपी और उस समय की समता पार्टी के नेताओं ने उसके को एक्सपोज किया था, मीडिया का एक बड़ा रोल था। लेकिन 96 के पार्लियामेंट इलेक्शन के अलावा, क्योंकि बीजेपी और समता पार्टी को ये लगता था कि इसका एक काउंटर पोलराइजेशन होता है, तो चारा घोटाले को 98, 99 या 2000 के चुनाव में मुद्दा नहीं बनाया गया। इलेक्शन में वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाया गया था। लालू यादव को सत्ता से बाहर इसलिए जाना पड़ा कि उन्होंने जो सोशल कोलिशन बनाया था उसको वो इंटैक्ट नहीं रख पाए, और उसको कम से कम जेडीयू, खासकर नीतीश कुमार अपनी ओर तोड़ने में या अपनी ओर उसको कोऑप्ट करने में कामयाब हुए। लेकिन आज की स्थिति में अगर आप कहें तो चूंकि 20 सालों से यहाँ पर नीतीश कुमार और बीजेपी सत्ता में है, कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए आरजेडी भी थी, वैसे में प्रशांत किशोर को ट्रैक्शन मिल रहा है। निश्चित रूप से उनको कुछ वोट भी मिलेंगे, लेकिन उसका क्या नुकसान जो है, क्योंकि यहाँ पर ये जो चुनाव है, बिहार का इस बार का जो चुनाव है, वो कैश, कास्ट और करप्शन के बीच में होगा। अगर तीनों में अगर नहीं, करप्शन कैश और हावी होगा करप्शन तो तो प्रशांत को फायदा होगा। कैश और करप्शन एक ही है मेरे को. What I wanted to ask was, he doesn't have a caste coalition, Prashant Kishore. So what does he expect to do as a result of this? Only vote on corruption? Because most voters vote on a variety of things, caste being a very important thing. Do you think that he can use this because he's a one issue, seems to be a one issue candidate? What other issues has he raised rather than corruption?
So can that itself be enough to give him votes, or is it only to divert votes? देखिए यहाँ पे अभी जो प्रशांत कर रहे हैं, इसके पहले प्रशांत ने करप्शन के पहले माइग्रेशन का भी इश्यू बहुत बड़े स्तर से उठाया और माइग्रेशन भी एक इश्यू है क्योंकि वो कहते हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो माइग्रेशन रुकेगा। जो आप कह रहे हैं कि महिला वोटर ज़्यादा हैं, उसका कारण जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि पुरुष जो हैं ग्रामीण इलाकों से उनको माइग्रेट करना पड़ता है और बिहार में सरकार किसी की भी आए, लालू की हो, नीतीश की हो या डबल इंजन की सरकार हो, माइग्रेशन एक रियलिटी रहा है, माइग्रेशन कमा नहीं है, थमा नहीं है। अगर प्रशांत करप्शन के अलावा माइग्रेशन के इश्यू पे जनता को कन्विंस करने में कामयाब होंगे तो निश्चित रूप से You know, उनको कुछ Manu सीटें is भी मिलेगी। for 200 years. This man called Professor Tambe Rai Ahmedabad. He said Western UP and Eastern Bihar have contributed the largest migration in the world, not in India, not in Asia, in the world. So migration will not stop because PK says it will stop. Migration is something because there isn't enough arable land in Bihar. Simple as that. So migration is good. I don't see how we can make migration an issue. You know, we've been at it now for 75 years. And you know what? Today, the per capita income in Bihar, the latest figures from Economic Survey, are 66,000 rupees per head. Bihar and UP at 90,000 are the only two states in the country that are below 1 lakh per head. So the question is, no migration, no industrialization, nothing has been able to solve Bihar's problem. And now PK thinks that corruption and migration will stop those problems? Or does he need something else? Does he have another piece of agenda? आज की तारीख में तो माइग्रेशन और करप्शन उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट की जो बात करते हैं, इसके अलावा तो नहीं दिखता है कि उनके पास कोई बड़ा ब्लूप्रिंट हो। लेकिन अब समय भी नहीं है और आप जैसा कि जानते हैं कि अगले 3 हफ्ते से भी कम समय में जो है बिहार में चुनावों की घोषणा हो जाएगी और मैं फिर एक बार ये कंक्लूड करूँगा दोराब कि इस बार का चुनाव इस बात पर तय होगा कि जनता जो है वो कास्ट पर वोट करती है या कैश जो उनको दिया जा रहा है उनके खाते में या करप्शन के मुद्दे पर। लेकिन फिलहाल तो यही दिख रहा है कि कैश और कास्ट अभी भी जो करप्शन का मुद्दा है उस पर हावी रहेगा। You know that Bihar's debt is 2.5 lakh crore if they give the cash. They don't print money there. So it will have to come from somewhere. And we'll just have to wait until the election to see where the cash comes from, how important caste is, and how important corruption is. धन्यवाद दोराब। देखते हैं कि आखिर चुनाव में ये भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा होता है। डिकोडर पर हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। देखते रहिए डिकोडर।